कहते हैं हर शुभ काम की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से ही होती है और हम भी आज अपने इस शो की शुरुआत भगवान के दरबार से ही करने जा रहे हैं। हमारे साथ आज मौजूद रहेंगे ग्वालियर में मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स में अब चुनाव लड़ रहे पारस जैन जी, जो व्हाइट हाउस के उम्मीदवार हैं और अपनी दमदारी से अपनी जो उपस्थिति है वो व्यापारियों के बीच में दर्ज करा रहे हैं। आखिरकार पारस जैन जी की कैंपेनिंग कैसी चल रही है, व्यापारियों का जो रुख है वो पारस जैन जी को लेकर क्या है, इन सारे पहलुओं पर हम एक एक करके आपको रिपोर्ट बताएंगे और खुद पारस जैन जी के साथ भी रहेंगे। पहले मैं शुरुआत पारस जैन जी से ही कर लेता हूं, क्योंकि उन्होंने भी बस कुछ देर पहले ही अपनी जो दिनचर्या है, पहले योगा करना, ख़ास बात यह है कि वो योग करने के साथ साथ अपने स्थानीय आसपास के जो लोग हैं उन्हें योग सिखाते भी हैं और फिर भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और फिर उसके बाद अपने जो दिन की शुरुआत है वो करते हैं। तो पारस जैन जी, आपका बहुत स्वागत है द प्रेस हिंदी में। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, आज भगवान से क्या मांगा है? देखिए, भगवान से तो मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये हमारा परिवार, हमारा ग्वालियर, हमारा सारा इत्र में सारा एक खुशहाल बना रहे, संपन्न बना रहे। कहीं किसी को कोई हेल्थ की, कहीं किसी को कोई दूसरे कोई इशू, बच्चों को कोई इशू ना रहे। ईश्वर के लिए मैं सबसे कामना करता हूँ, सबके लिए कामना करता हूँ कि भगवान सबको खुशहाल रखे, कोई कभी कोई मुसीबत या परेशानियाँ ना आए किसी को ऊपर। ठीक है पारस जैन जी, हम आपके साथ चलेंगे और आप सबको भी ये बताते रहेंगे कि आखिरकार पारस जैन जी अपनी जो कैंपेनिंग है, ख़ास तौर से व्यापारियों के बीच चुनाव को लेकर, वो कैसी चल रही है। तो आइए हम भी शुरुआत करते हैं इस शंखनाद से आज के कार्यक्रम की। हम निकल गए हैं पारस जैन जी के घर से। देखते हैं कि अगला पड़ाव कहाँ पर होता है पहला। अभी हमें जानकारी नहीं है इस बात की, बट हो सकता है पारस जैन जी ने अपना कार्यक्रम पहले से तय किया हो। लेकिन इस जो पूरे मकसद है इस रिपोर्ट को आपको दिखाने का वो ये है कि आखिरकार जो उनकी कैंपेनिंग चल रही है और ख़ास तौर से ग्वालियर में चैम्बर का जो चुनाव है उसमें जो व्यापारी हैं उनका मूड भी क्या है, एक एक पहलू से आपको बताएंगे। तो पारस जैन जी, हम इस वक्त में कहाँ जा रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। आज मैं सुबह मेरा सबसे पहले मैं चेतकपुरी माधवनगर का क्षेत्र में जनसंपर्क के लिए जा रहा हूँ और वहाँ कुछ लोग मेरा इंतज़ार भी कर रहे हैं। मैं अपनी शुरुआत सुबह, मेरी जो दिनचर्या है, मैं सुबह 8 बजे घर से निकल कर मैं सबसे पहले आसपास की जो कॉलोनियाँ हैं और वहाँ जो हमारे वोटर चैम्बर के सदस्य मतदाता हैं उनसे व्यक्तिगत संपर्क करता हूँ, उनके घरों में जाके बैठता हूँ, बात करता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ, चैम्बर के भावी फ्यूचर की योजनाओं के बारे में बताता हूँ कि हमको चैम्बर में इस तरह से हमको एक ध्यान डेवलप कर रहे हैं हम। तो मैं सबसे पहले माधवनगर कॉलोनी और चेतकपुरी कॉलोनी को आज मैं जनसंपर्क के लिए निकला हुआ हूँ। अच्छा पारस जी, हम कुछ आपके चैम्बर की राजनीति, चुनाव से संबंधित विषयों पर भी बात करेंगे। और मैं ये देख रहा हूँ कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है चैम्बर में, आपकी दरअसल जो लड़ाई है वो किसी दूसरे से नहीं है, आपके ही घर के लोग हैं, उनसे आप लड़ाई लड़ रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आपकी ये लड़ाई अगर कोई बाहरी व्यक्ति होता या आपके अपोजिशन पार्टी के लोग होते तो शायद ज़्यादा आसान होती, क्योंकि आपके घर के लोग हैं इसलिए आपके हाथ भी कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि आज हमारी जो फाइट हो रही है वो आज हमारे ही हाउस के, वाइट हाउस के ही प्रत्याशी डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल, जो अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो एक निर्दलीय रूप में आज पार्टी से बगावत करके, हाउस से बगावत करके और कई सारे लोगों के दिलों का कुठाराघात करते हुए आज वो चुनाव मैदान में उतर आए हैं। और आज हमारा जो उनसे आज हमारी जो फाइट है, जो मुकाबला है वो डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल से है। एक बहुत बड़ा मूव, बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग आज हम लोगों के साथ में हैं और इस बात का पूरे मार्केट में, पूरे बाज़ारों में, हर बाज़ार में जहाँ भी हम जा रहे हैं इस चीज़ को लेके बड़ा विरोध है कि डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल को हाउस ने पिछले 25 वर्षों से इतना सब कुछ दिया और इतना सब कुछ उनको जीरो से लेके इस शीर्ष तक पहुंचाने में जिस हाउस का उनको हमेशा साथ रहा और आज उसी हाउस को वो आज बगावत करके और आज वो हाउस के ख़िलाफ़ और हाउस के लोगों के ख़िलाफ़
वो बगावत के करके इस चुनाव में उतर आए हैं। इस चीज़ का पूरे मार्केट में, पूरे बाजार में बड़ा पुरजोर से बहुत विरोध इस चीज़ को लेके और नाराज़गी उनके प्रति है कि ये निर्णय उनका उचित और ठीक नहीं है। हमारी इस बातचीत का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा, लेकिन आज की कैंपेनिंग का पहला पड़ाव आ गया है। हम पारस जैन जी के साथ चलेंगे और देखेंगे कि क्या माहौल है और पहले पड़ाव में हम क्या देखेंगे, ये भी आप कैमरे की नज़र से आपको दिखाते रहेंगे। चुनाव कोई भी हो, बिना रणनीति और बिना मेलजोल के जीते नहीं जाते। और पारस जैन जी के साथ जैसा आपने देखा कि हमने शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से की, फिर उनके साथ हमने थोड़ा सफ़र भी किया और हम पहले पड़ाव में हैं। पहले पड़ाव में भी आप देख रहे होंगे कि पारस जैन जी अपनी जो लिस्ट है उसको क्रॉस चेक कर रहे हैं। ये ख़ास तौर से वो लिस्ट है किन किन से उनको मुलाकात करनी है, वो कौन कौन से व्यापारी हैं जिनके पास तक वो पहुंच चुके हैं और जिनके पास अभी पहुंचना बाकी है, क्योंकि वक्त जो है बहुत तेज़ी से खिसक रहा है। और जैसा मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, इस बार पारस जैन जी का जो मुकाबला है वो दरअसल किसी विरोधी से नहीं है, यानी कि क्रिएटिव हाउस के किसी मेंबर से नहीं है, बल्कि उनके घर के ही एक सदस्य है, जिससे उनकी जो राह है वो थोड़ी सी इस बात को लेकर है कि वो अपने घर के व्यक्ति के खिलाफ अगर बोलें तो फिर क्या बोलें। पारस जैन जी, मैं देख रहा हूं कि आप पूरे एकदम मैन टू मैन मार्किंग करने में लगे हुए हैं। कितना महत्वपूर्ण मानते हैं आप इस प्रैक्टिस को इस कैंपेनिंग के दौरान में? देखिए, मैं तो इतना इस मैं भाग्यशाली हूँ कि चुनाव तो एक तरफ है, कम से कम चुनाव के माध्यम से मैं हर व्यापारी मतदाता के घर पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं और उससे मेरा 1 to 1 जब संपर्क हो रहा है तो वो मेरे को बड़ी खुशी मिल रही है कि चलो एक चुनाव अपनी जगह, इस बहाने मेरा उनका संपर्क हो रहा है, व्यक्तिगत संबंध बन रहे हैं मेरे, वो मेरे प्रति और मैं उनके प्रति एक दूसरे को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। और काफ़ी कुछ लोगों से जहाँ भी मैं मिल रहा हूँ वो बड़े आत्मीयता से मेरा स्वागत और सम्मान करते हैं, तो मैं काफ़ी उसमें भाव विभोर हो जाता हूँ कि व्यापारी मुझसे इतना अगाध प्रेम कर रहा है, तो मैं भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा भाव विभोर हो जाता हूँ उसमें। आप अपना काम कर सकते हैं, मैं आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा क्योंकि आपका वक्त बहुत महत्वपूर्ण है। मैं जानता हूं कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं इस वक्त में, उन्हें एज अ व्यापारी के तौर पर, निष्पक्ष व्यापारी के तौर पर बताइए। थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि पारस जैन जी हमारे बगल में बैठे हुए हैं। एक निष्पक्ष व्यापारी की नज़र से मैं आपसे चाहूँगा कि आप ग्वालियर के डेवलपमेंट के लिए कैसे चेहरे की उम्मीद करते हैं? वो चेहरा क्या हो, क्या काम करे? वो कोई भी हो सकता है, पारस जैन जी हो सकते हैं या कोई और व्यक्ति हो सकता है, लेकिन जो व्यापारियों के लिए काम करें वो बिंदु क्या हैं आपके, मैं वो जानना चाहता हूँ। वो जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं कि भाई जितने भी यहाँ करीब 3500 या 4000 जो यहाँ हैं व्यापारी, उसके अलावा जो रजिस्टर्ड नहीं है चैम्बर में, मुझे विश्वास है कि जो पारस जी है ना, उन लोगों के लिए भी काम करेंगे जो चैम्बर में रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह के अगर कोई नेता आगे आते हैं जो समाज को एकदम एकजुट करके आगे बढ़ते हैं, तो मैं जो बहुत होप है साहब से कि आगे चल के ये ग्वालियर संभाग में चैम्बर का नाम बहुत बड़ा करेंगे। और मैं आप सबको एक बात यहाँ ये भी याद दिला देना चाहता हूँ कि जो ग्वालियर का चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, दरअसल वो बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, बहुत प्रतिष्ठित संगठन है व्यापारियों का, जिसकी जो ख्याति है वो प्रदेश स्तर पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय लेवल पर भी होती है। यही वजह है कि ये जो चुनाव है वो बहुत महत्वपूर्ण हो गया है और न केवल ग्वालियर की बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के व्यापारियों की नज़रें इस वक्त में इस बात पर टिकी हुई हैं कि चैम्बर का जो चुनाव है वो आखिरकार किस मोड़ पर जाएगा। हमारी ये चर्चाएं, हमारा ये कैंपेनिंग पारस जैन जी के साथ में जारी रहेगा। फिलहाल एक अल्प विराम है। हम फिर निकल गए हैं एक अगले पड़ाव पे पारस जैन जी के साथ में और देखेंगे कि अब वो किससे मुलाकात करते हैं और किस तरीके की कैंपेनिंग का पूरा माहौल है, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। मैं बार बार आपको एक बात इसलिए भी याद दिला देता हूँ क्योंकि उनकी जो कैंपेनिंग है वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस बार उनका जो मुकाबला है वो घर के ही एक व्यक्ति से है, ना कि किसी विरोधी दल के नेता से। पारस जैन जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रवीण जी ने जो कदम उठाया, उस कदम को रोकने के लिए क्या आपकी कोई बातचीत उनसे कभी हुई या उन्होंने बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि उनका मैदान में होना किसी दूसरे को नुकसान नहीं, यानी कि व्हाइट हाउस जिससे वो 22 साल तक सदस्य रहे, अध्यक्ष भी रहे, प्रेसिडेंट भी रहे, और आज वो आपके खिलाफ खड़े हैं। देखिए, मैंने उनको कई बार डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल जी को कोशिश की कि बैठ के मैं उनके साथ में बातचीत करूं, पर उन्होंने जब भी मैंने उनसे
टाइम मांगा, उन्होंने मुझको कभी मिलने के लिए टाइम नहीं दिया और हमेशा बोलते रहे बैठ लेंगे, टाइम ले लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, बैठ के बात कर लेंगे, भाई साहब इतनी क्या जल्दी भी है, बात कर लेंगे। वो हमेशा उस चीज़ को टालते रहे, जो मेरे को ठीक नहीं लगा कि मेरे को उन्होंने कभी 8 महीने के दौरान उन्होंने कभी मेरे को टाइम नहीं दिया मिलने का। और इस चीज़ के लिए मुझको काफ़ी अंदर से तकलीफ़ रही कि प्रवीण जी के मैं 25 साल से काफ़ी नज़दीक रहा और उतनी नज़दीक रहने के बावजूद उन्होंने मुझको एक कभी भी 5 मिनट का टाइम नहीं दिया। ये शिकायत मेरे को उनसे रहेगी, क्योंकि मेरे संबंध उनके काफ़ी मधुर और अच्छे रहे और मेरे जैसे व्यक्ति को उन्होंने बात करने के लिए इग्नोर किया, बातचीत करने के लिए अवॉइड किया और उनके उसके पीछे क्या मंशा रही मैं कभी उनको समझ नहीं पाया। और जब वो चुनाव मैदान में बागी के रूप में उतर आए तब मेरे समझ आया कि वो मुझसे क्यों नहीं मिलना चाह रहे थे। शायद उनको डर था कि मैं उनसे कोई कमिटमेंट ना ले लूँ। तो डेफिनेट मेरे क्या, अब तो पूरे व्यापारी जगत में भी ये बात समझ आ गई है कि वो अति महत्वाकांक्षी होने के साथ साथ वो एक पद लोलुप वाली जो बात है वो डेफिनेट उनके साथ में रही। क्योंकि अब अध्यक्ष के बाद तो कोई जगह रह भी नहीं जाती। आज हमारे पूर्व में भी जितने भी हमारे सीनियर्स रहे, चाहे वो डॉक्टर BK गंगवाल साहब रहे हों, आदरणीय अरविंद अग्रवाल जी रहे हों, आदरणीय श्री कृष्ण दास गर्गी जी रहे हों, आदरणीय श्री विष्णु गर्गी जी रहे हों, या सतीश अजमेरा जी रहे हों, आदरणीय गोविंदा जी अग्रवाल जी रहे हों, जब भी इन्होंने अध्यक्ष बनने के बाद इन्होंने अपने पद छोड़े और दूसरे लोगों को आगे आने का मौका दिया। मैंने भी उनसे कहा था, डॉक्टर प्रवीण अग्रवाल थे, कि प्रवीण जी अब आप चूँकि शीर्ष तक आ गए हैं और आप आके अब सीनियर्स के रूप में हमको गुरु वशिष्ठ की तरह आप हमारी गाइडेंस कीजिए और हमको ये वो हमारे दूसरे लोगों को और मौका दें, जिसमें मुझको भी मौका दें आप, ताकि और आप गुरु वशिष्ठ की तरह एक हम संरक्षक के रूप में हम आपके सानिध्य में रह के काम करना चाहते हैं। तो उनका जवाब कुछ इसमें अलग ही था कि अच्छा है आपने मुझको गुरु वशिष्ठ तो माना, पर आपने अपने आप को भगवान राम कैसे समझ लिया। तो मेरे को ये बात और ज़्यादा चुभी कि मैं उनको गुरु वशिष्ठ मान रहा हूँ और वो मेरे को भगवान राम के रूप में कमेंट्स के रूप में मुझसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने अपने आप को भगवान राम कैसे समझ लिया। तो मुझको अच्छा नहीं लगा उनका ये व्यवहार। मेरे को ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति को समझने में मुझको काफ़ी देर हो गई और डेफिनेट बहुत सारे लोगों को मन में ये बात आ गई कि वो एक अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं जो केवल अपने बारे में ही सोचते हैं। मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि अध्यक्ष के पास एक कॉप्शन का ऑफर वो राइट रहता है कि वो अपने कॉप्शन में अपने कोई हाउस के लोगों को लेते हैं, सीनियर्स को कॉप्शन में रखते हैं, जिसमें 6 कॉप्शन रहते हैं, जिसमें एक महिला का भी रहता है। हमारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 150 महिला सदस्य हैं। उस 150 महिला सदस्यों में से उन्होंने केवल अपनी बहन को ही चुना। उन्होंने उस महिला कोटे से उन्होंने अपनी बहन को ही चुना, जिन्होंने कभी भी एक हाथ कोई मीटिंग में, कभी कार्यकारिणी की मीटिंग में वो कभी आई हो तो आई हो, मैंने उनको कभी नहीं देखा कि वो मीटिंग में आई हैं। एक फ़ोटो सेशन वाले कार्यक्रम में मैंने उनको ज़रूर देखा था कि वो आई हैं और एक हाथ किसी मीटिंग में आई होंगी वो, पर कभी नहीं आई वो। पर वो पद भी उन्होंने अपने घर में ही रखा। उनको 150 महिलाओं में कोई भी महिला उनको उपयुक्त नहीं लगी, उनको अपनी बहन के अलावा। दूसरा ऑप्शन उन्होंने अपने भाई के लिए रखा कि उन्होंने परिवार के भाई के लिए रखा, उन्होंने भी उसमें अपने भाई को लिया। तीसरा उन्होंने अपने एक संरक्षण में अपने चैम्बर के संरक्षक सदस्यों में अपने एक भाई को बनाया, जो उनके भाई हैं, रियल भाई हैं। उन्होंने अपने संरक्षक सदस्यों में अपने भाई को लिया। तो इतने बड़े चैम्बर के 3450 सदस्यों में उनको कोई दूसरा आदमी नहीं दिखाई दे रहा। हाउस को उन्होंने इग्नोर करते हुए अपने मर्जी के ऑप्शन किए। तो ये भी एक बड़ी चिंतनीय बात है कि वो आदमी अपना आपला मालूस वाली बात को कहते हैं कि ये केवल मैं और मेरा परिवार, उसके अलावा चैम्बर में कोई दूसरा नहीं है। ठीक है पारस जी, हम अगले पड़ाव पे आ गए हैं, चलेंगे उनके साथ। अगले पड़ाव में देखेंगे कि किससे मुलाकात करते हैं।
पारस जी और प्रवीण जी, इन दोनों में से आप किसको बेहतर देखें? देखिए साहब, ये चुनाव बड़ा कठिन चुनाव है और बिकॉज़ हम लोग सब वाइट हाउस के हैं और पारस जी पिछले कई सालों से हमारे कारोबार से जुड़े हुए हैं और उनके कारोबार करने का तरीका और समाज को संभालने का तरीका बहुत अच्छा है। मैं चाहूँगा कि सब लोग मिलकर उनको वोट दें और उनको जिताएं, जिससे चैम्बर का विकास हो। पारस जी, एक बात ये सामने आ रही है, मैं देख रहा हूँ कि प्रवीण अग्रवाल जहाँ भी जा रहे हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं, वो एक बात को बहुत प्रमुख तरीके से रख रहे हैं। हालांकि ये भी हास्यास्पद लगता है कि वो 22 साल एक हाउस से जुड़े रहे, वाइट हाउस से, और अब वो ये कह रहे हैं कि एक निर्दलीय भी व्यक्ति आके आखिरकार क्यों उनका नेतृत्व नहीं कर सकता है व्यापारियों को। तो आपको नहीं लगता कि ये बात उनको 22 साल पहले याद आनी चाहिए थी? देखिए, मैंने आपको बताया कि वो अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और जिस हाउस 22 साल तक 23 साल तक जिस हाउस ने उनको जीरो से लेके इस चीज़ तक पहुंचाया, तो इसको मैं यही कहूँगा कि वो बहुत अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। और जहाँ तक चुनाव लड़ने की बात है, तो हर व्यक्ति का अपना एक फंडामेंटल राइट बनता है कि वो स्वतंत्र है, चुनाव लड़े या जो भी कुछ काम करने के लिए। पर एक सोच का बहुत बड़ा फ़र्क है कि अगर वो चुनाव लड़े हैं तो उन्होंने डेफिनेट ये बहुत हाउस के साथ में ठीक नहीं किया। हाउस के सारे हमारे जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे वो गंगवाल जी हों, अरविंद जी हों, या भोजवानी साहब हों, पीताम्बर जी हों, या हमारे बसंत अग्रवाल जी हों, राजकुमार जी गर्ग हों, इन सब लोगों को बहुत काफ़ी आघात हुआ है इस चीज़ को लेके कि जिस हाउस ने उनको इतने लंबे टाइम तक एक उनको सपोर्ट किया, साथ दिया और इस हाइट तक पहुंचाया, उसके बाद वो अगर केवल अपने पद लोलुप वाली बात को लेके वो उन्होंने हाउस से बगावत करके एक निर्दलीय के रूप में आते हैं, तो ये कभी चैम्बर का व्यापारी उनको कभी इस चीज़ के लिए बर्दाश्त नहीं करेगा और न कर रहा है उनको। विचार क्या है, आपसे भी सहयोग मांगा है, कैसे आप उनकी भूमिका इस चुनाव में थी? पारस जी बहुत ही संवेदनशील व्यक्तित्व है और आज वो घर पर आए, उनसे बातें हुई और हमेशा ही हमारी मुलाकात होती रहती है। सही में एक अच्छा व्यक्तित्व है और निश्चित ही अगर वो चुन के आते हैं तो हमारे शहर के लिए कुछ अलग ही देकर जाएंगे और शहर का उसमें ज़रूर विकास होगा। उनका मुकाबला इस बार जो है वो उनके ही एक पूर्व साथी से है, इसलिए आप क्योंकि राजनीतिक व्यक्ति हैं इसलिए मैं आपसे राजनीति की बात भी कर रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति संगठन से बाहर जाके खड़ा होता है और संगठन में एक व्यक्ति खड़ा होता है, उन दोनों में क्या अंतर है? जब संगठनात्मक दृष्टि से बात की जाए तो हम भी संगठन से जुड़े लोग हैं, हम संगठन से बाहर तो नहीं जाएंगे, तो संगठन से बाहर नहीं जाना चाहिए। कम वक्त में ज़्यादा लोगों तक पहुंचने का टारगेट है, यही वजह है कि कैंपेनिंग अब डोर टू डोर स्टार्ट हो गई है। पारस जी हमारे साथ हैं। पारस जी, अब हम देख रहे हैं कि जो कैंपेनिंग है दिन शुरू होने के साथ साथ और तेज़ होती जा रही है। डेफिनेट जैसे जैसे हम तो सुबह 8 बजे से जब निकल के कैंपेनिंग में आते हैं तो बहुत सारा मूव, ये हमारे पीछे हमारे साथी वोटर साथी हैं सारे हमारे, और आज हम हरिशंकरपुरम को यहाँ सब डोर टू डोर कन्विशिंग के लिए निकले हुए हैं और काफ़ी उत्साह है लोगों में, बड़ा उमंग है। घर में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग तिलक आरती करके स्वागत कर रहे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ी एक बड़ी भाव विभोर वाली बात हो जाती है। मैंने देखा भी कि अभी आप थोड़े भावुक भी हो गए जब आप एक घर में गए और उन्होंने जब आपकी आरती उतारी, आपको एक तरीके से आशीर्वाद लिया आपने उनसे, आप भावुक भी हो गए। मैं देख रहा हूँ ना, जब व्यक्ति का अगाध प्रेम मेरे प्रति जब इतना होता है ना, तो मैं अंदर से थोड़ा सा भाव विभोर हो जाता हूँ
क्यों मेरे को समझ नहीं आता। लोग बाग मुझसे इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो मेरे को ऐसा लगने लगता है कि मैं इनके लिए अब क्या कर दूं। और मैं डेफिनेट, मेरे पास कोई उनका इस प्रेम का, अगाध प्रेम का कोई शब्द नहीं है कि मैं किस तरह उनका मैं धन्यवाद दूं। और मेरे को जानकारी में भी नहीं है इनका अगाध प्रेम इतना छुपा हुआ था। आज जब मैं उनसे मिलने जाता हूं तो इतना प्रेम कर रहे हैं मुझसे, तो मैं अंदर से बड़ा भावुक हो जाता हूं। अच्छा पारस जी, एक बात ये भी है कि कोई भी, चाहे आम पब्लिक हो या व्यापारी हो, एक विज़न ओरिएंटेड नेता को बहुत पसंद करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप क्या विज़न लेके आगे बढ़ेंगे ग्वालियर को लेकर, उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोगों को बताएं। सबसे पहला तो मेरा संकल्प यही है कि आज ग्वालियर चंबल क्षेत्र का जो हमारे अंचल का व्यापारी है, मैं उसके हितों की सुरक्षा के लिए मेरे को किसी भी लेवल पे जाके उनकी मदद करना पड़े। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हमारा व्यापार में काफ़ी कंपटीशन का दौर चल रहा है और प्रशासन से हमको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और कंपटीशन का टाइम में तो ख़ास तौर से व्यापारी बहुत, हर बिजनेस को बड़ा सर्वाइव कर रहा है। और मैं उनके लिए पूरा हर तरह से, कोई जो भी समस्या शासन की, प्रशासन की या कोई भी बैड एलिगेशन के द्वारा कोई परेशानी उत्पन्न होगी तो मैं उसको दूर कराऊंगा। पहली प्राथमिकता मेरी रहेगी। अच्छा पारस जी, एक विषय ये भी रहा है कि ये कहा जाता था कि ग्वालियर का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है वो एक तरीके से पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा प्रभाव करता है, नेताओं का भी प्रभाव रहता है। तो क्या ऐसी कोई बात है भी, या आप ये समझते हैं कि नहीं, ये पूरी तरीके से व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता है? राजनीति उसमें सहयोग के तौर पर हो सकती है, लेकिन कोई किसी पार्टी विशेष से जुड़ के काम नहीं कर सकता। देखिए, मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्योर व्यापारिक संगठन है, व्यापारिक संस्था है, और इसमें पार्टी विशेष का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हाँ, डेफिनेट जो हमारे यहाँ के जो भी पार्टी, रूलिंग पार्टी होती है, उसमें हम लोग चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसका, उन लोगों का सपोर्ट लेती है, साथ देती है। उसमें नेता कोई भी हो सकते हैं। हमको फ़र्क इससे नहीं पड़ता है वो किस दल के हैं। हमको तो उनसे अपना व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, उद्योगों के लिए सहयोग लेना पड़ता है। हम सहयोग लेते हैं उनसे। और चैम्बर गैर राजनीतिक संस्था है, न कि राजनीतिक संस्था है। पर व्यक्तियों के संबंध किसी भी राजनीतिक दल के नेताओं से हो सकते हैं, पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्योर गैर राजनीतिक संस्था है। तो पारस जी तो अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं, और फिर हम एक नए पड़ाव पे आए हुए हैं। यहाँ उनसे लोगों से मिल रहे हैं। ये दिखा रहा है कि किस तरीके की मेहनत वो इस चुनाव में कर रहे हैं। लोगों की आत्मीयता से मुलाकातें हों, या फिर जो है बात करने की बात हो, अपने विषय रखने की बात हो। क्योंकि ख़ास बात यह है कि इस बार का जो चुनाव है वो उनके लिए इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनका जो मुकाबला है वो दरअसल अपने ही हाउस के, यानी कि वाइट हाउस और क्रिएटिव हाउस, 2 हाउस में चैम्बर ऑफ कॉमर्स बटा हुआ है। उनमें से एक में जो है वाइट हाउस का प्रतिनिधित्व पारस जैन कर रहे हैं, और उनका मुकाबला वाइट हाउस के ही जो पूर्व एक प्रेसिडेंट रहे हैं उनसे है। तो ये चुनाव बहुत दिलचस्प है। कहावत आपने सुनी होगी कि आंधी हो या बारिश हो, मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। और ठीक कुछ वैसा ही नज़ारा इस वक्त हम देख रहे हैं। कैंपेनिंग के दौरान में तेज़ बारिश यहाँ पर होने लगी है। पारस जैन इस वक्त ग्वालियर के हरिशंकरपुरम में अपने लिए सपोर्ट मांग रहे हैं, और उसी दौरान में भारी बारिश हो गई है। खुद वो और उनकी जो पूरी टोली है वो इस वक्त में यहाँ रुकी हुई है, और इस बात की जो है पड़ताल की जा रही है कि अब इससे कहाँ, कब, कैसे मुलाकात करनी है, क्योंकि बारिश बहुत तेज़ आ गई है। और जो सारे लोग हैं उन्होंने एक छोटी सी जगह में शेल्टर लिया है। तो ये बताता है कि आखिरकार ये जो चुनाव है, दरअसल वो चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो गया है, ख़ास तौर से पारस जैन के लिए, क्योंकि वो पूरी दमखम से इसमें लगे हैं। हालांकि उनका जो मुकाबला है वो प्रवीण अग्रवाल से है, जो प्रवीण अग्रवाल पूर्व में वाइट हाउस के ही प्रेसिडेंट के जो प्रत्याशी थे रहे और चुनाव जीते भी। लेकिन इस बार जब उन्हें प्रत्याशी अधिकृत नहीं बनाया गया तो उन्होंने बगावत कर दी, और बगावत करने के बाद में वो अब पारस जैन जो व्हाइट हाउस के अधिकृत प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ निर्दलीय
निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में लग गए हैं। तो ये जो तस्वीर है मुझे लगा कि आप सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो कैंपेनिंग है उसका एक रूप यहाँ पर ऐसा भी है कि तेज़ बारिश हो रही है और उस बारिश के बीच में पारस जैन अपना प्रचार कर रहे हैं। इस वक्त में उनकी फ़ोन पर किसी से बातचीत चल रही है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है, वक्त जो है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसके लिए। पारस जी, अब सुबह में जब शुरू की थी कैंपेनिंग तो बहुत गर्मी थी, उमस थी, अचानक से बारिश होने लगी है। ये चाहे धूप हो, चाहे आंधी हो, चाहे बारिश हो, आपके लिए चुनाव क्या मायने रखता है? देखिए, धूप, आंधी, तूफान, बारिश का चुनाव के ऊपर कोई असर नहीं है। लोगों में इतना उत्साह है और इंद्रदेव की इतनी बड़ी कृपा, आशीर्वाद है। मैं तो ये कहूँगा इंद्रदेव आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप आगे बढ़िए, और ये आशीर्वाद के रूप में पानी आ रहा है। पानी जो इंद्रदेव स्वागत कर रहे हैं, वो बरसात से इंद्रदेव स्वागत कर रहे हैं हम लोगों का कि आप आगे बढ़िए, आप हिम्मत मत हारना और आगे बढ़िए। और आज हमारा कार्यकर्ता ना बारिश से डर रहा है, ना गर्मी से डर रहा है, ना किसी चीज़ से पीछे हट रहा है। वो तो आगे बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है, बढ़ा चला जा रहा है। और ये देखिए अपन की जो टोली है पूरी, उसमें भी देखिए आपका अलग अलग जो मेंबर हैं वो यहाँ पे इस वक्त में एक छोटी सी जगह है, बिल्डिंग का ही किनारा है, वो हमने ले लिया है। जबकि ये व्यापारियों का इलेक्शन है, बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन है, उसके बावजूद में भी आप देखिए कितनी मेहनत ग्राउंड पर होती है। ये सब चीज़ें दिखाने का, आपको जो दिखाने का मकसद है वो ये है कि ये जो चुनाव है दरअसल ग्वालियर के डेवलपमेंट का चुनाव है, क्योंकि ये जो बॉडी है वो ग्वालियर के विकास से जुड़ी हुई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं या पॉलिटिकल जो मेंबर हैं उनसे इतर में। इसलिए इस चुनाव को बिल्कुल कम नहीं आंका जाना चाहिए और इसकी जो मेहनत है वो भी लोगों को दिखनी चाहिए, और ख़ासतौर से व्यापारियों को जो इस वक्त में पारस जैन की मेहनत को हमारे ज़रिए देख रहे हैं। हम आगे चलेंगे, कैंपेनिंग अभी जारी है, सबसे भी बात करते हैं। भाई साहब, आप देख रहे हैं कि इतनी तेज़ जो है बारिश शुरू हो गई है अचानक से। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे, बट ये सिलसिला जो है जारी है। इंद्रदेव का काम इंद्रदेवता करते हैं, भाई साहब के संग में हम लोगों का काम हम लोगों का कहीं कोई बाधा के रूप में है भी नहीं। और बाकी मैं डबरा से आया हुआ हूँ, डबरा से और भी लोग आए थे। भाई साहब के भजन के बरोबर की माला हम लोगों ने तैयार करवाई थी। जिस दिन फार्म भरा उस दिन भाई साहब को माला पहनाई थी। अचलेश्वर महादेव से शुरुआत की थी, भोलेनाथ से। महाकाल का मैं भक्त हूँ, जय महाकाल। आपको लगता है कि ये जो बारिश हो रही है इसका जो सैलाब है जो विरोधी खेमे को बहा ले जाएगा? ये तो अच्छों को बाहर दिया, विरोधी खेमा की मतलब हिम्मत ही क्या है। सैलाब ने तो अच्छों को बहा दिया। पूरी टोली है इस वक्त में, वो कैंपेनिंग कर रही है। हम आगे चलेंगे, अभी ये सिलसिला रुका नहीं है। पूरे दिन भर जो कैंपेनिंग है उसका सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और 17 तारीख को जब चुनाव होने हैं उससे पहले तक ये माहौल हम आपको दिखाते रहेंगे। चलिए आगे भी चलते हैं। अब हम अपने सफ़र के अंतिम पड़ाव में हैं। आज की कैंपेनिंग पूरी हो गई है और पारस जैन जी वापस लौट रहे हैं अपने घर की ओर। फिर अगली रणनीति के लिए हम उनसे बात करेंगे और आखिरी में उनका कमेंट चाहेंगे व्यापारियों के लिए, आखिरकार वो क्या कहना चाहते हैं। पारस जी, मैं चाहूँगा कि इस कैंपेनिंग के अंत में आप अपना पक्ष व्यापारियों के सामने रखें और ये बताएं कि अगर आपकी जीत होती है तो फिर आप व्यापारियों के लिए, ग्वालियर के लिए क्या करने वाले हैं? देखिए, व्यापारी के लिए मैं व्यापारियों का मेरे को प्यार और समर्थन मिलता है, विश्वास मिलता है, तो मैं व्यापारियों का कोई भी विश्वास नहीं तोड़ूंगा और एक ग्वालियर को नई दिशा में ले जाने की ओर मैं प्रयास करूंगा कि हमारे ग्वालियर का विकास हो, इंडस्ट्रीज़ का विकास हो, व्यापारी हमारे यहाँ सुरक्षित रहे, नए उद्योग, नई इंडस्ट्री यहाँ आएँ, क्योंकि हमारे पास एक बहुत बड़ा लैंड बैंक है। दिल्ली से और पास के जो राज्यों से वहाँ से इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन के कारण से पलायन कर रही हैं और सबसे नज़दीक ग्वालियर का एक बेल्ट ऐसा है कि यहाँ उनको बहुत नज़दीक बेल्ट जगह पड़ती है और एक बहुत बड़ा लैंड बैंक हमारे पास है ग्वालियर में, स्कोप भी है। और इधर सीतापुर पर नया इंडस्ट्रियल एरिया भी बनाया है। सीतापुर, बामौर, मालनपुर की तरफ काफ़ी लैंड हमारे पास है जहाँ नए नए उद्योग लग सकते हैं। तो हम डेफिनेट, और जो पहले भी जो हमारे MOU साइन हुए हैं हमारे कॉन्क्लेव में, उसमें उसकी भी कंप्लाइंस कराना हमारी एक ड्यूटी है कि हम उन कंपनी वालों से बात करके, जिनकी MOU हुई हैं उनसे बात करके ग्वालियर में उनकी इंडस्ट्री लगाने के लिए भी हम भरसक ये कोशिश करेंगे वो इंडस्ट्री शीघ्र चालू हो जाए।
पारस जी, मैंने एक स्टेटमेंट आपका ये भी सुना, आपने कहीं कहा कि अगर किसी व्यापारी पर कोई भी संकट आएगा तो सबसे पहले और सबसे आगे पारस जैन खड़े दिखाई देंगे। देखिए, मैं बहुत पहले से ही हर व्यापारी के साथ में खड़ा रहता हूं। अगर मेरे को जानकारी में आता है या कहीं से मोबाइल या फ़ोन भी आता है तो मैं तत्काल उस जगह पहले पहुंचने वाला व्यक्ति मैं होता हूं। जहां व्यापारी के ऊपर कोई भी किसी भी तरह की समस्या बात आती है तो मैं सबसे पहले मैं वहां मिलता हूं। और ये पहले भी मैं एक लंबे टाइम से मैं आ रहा हूं करते, और प्रेजेंट में भी और आगे भी मैं इसके लिए व्यापारियों से सब लोगों से संकल्पित हूँ कि जब भी व्यापारी के ऊपर कोई बात आएगी तो मैं हमेशा उसमें आगे रह के सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा जो उस जगह मैं पहुंचूंगा। अभी 7-8 महीने पुरानी घटना है, जब क्वालिटी रेस्टोरेंट के ऊपर एकदम से एक परेशानी आई थी तो मैं अपने किसी अर्जेंट विषय पर बैठा हुआ था। जब मुझे वो मालूम पड़ा तो मैं तत्काल वहाँ 10 मिनट के अंदर पहुँच गया, और उसके जो व्यापारी हमारा क्वालिटी रेस्टोरेंट के जो मालिक थे अरोरा जी, उनके जब मैं वहाँ पहुँचा तो उनको हिम्मत आई और वो तत्काल की तत्काल उस समस्या को दूर किया और वो उनको काफ़ी राहत महसूस हुई। पारस जी, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि व्यापारियों का जो प्यार है वो आपको मिले, लेकिन जो नतीजे हैं वो तो चुनाव के बाद ही सामने आएंगे। देखना होगा कि व्यापारियों का मूड क्या रहता है और कितना वो इस बात पर भरोसा करते हैं जो पारस जैन जी उन्हें अपनी तरफ से कर रहे हैं। हालांकि ये जो चुनाव है चैम्बर का ग्वालियर में प्रतिष्ठित चुनाव है, लेकिन इस बार का दिलचस्प और महत्वपूर्ण चुनाव है। तो आप सब बने रहें द प्रेस हिंदी के साथ में, और अगर अभी तक आप द प्रेस हिंदी को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। और पारस जैन जी के बारे में अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में आके बता भी सकते हैं। नमस्कार।